गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज की चर्चा में स्वागत है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सबसे फॉरमोस्ट स्कॉलर हैं वो आपके एफ.डब्ल्यू. रिक्स साहब हैं और आज हम एफ.डब्ल्यू. रिक्स साहब के कार्यों का ही विश्लेषण करने जा रहे हैं। एफ.डब्ल्यू. रिक्स साहब का जन्म चाइना के कुलिंग शहर में 1917 में हुआ और उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा करने के बाद अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के जन्मदाता रिक्स ही हैं। रिक्स का जन्म दो समाजों में गुजरा था। 1917 का राजतंत्रीय चीन और अमेरिका एक बंद समाज था। चीन और अमेरिका एक खुला लोकतांत्रिक समाज था। तो जिस व्यक्ति का जीवन दो स्थानों पर गुजरता है उसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण वैसे ही विकसित हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तो दो स्थानों पे जीवन गुजरने के कारण रिक्स महोदय का जो दृष्टिकोण था वो तुलनात्मक था। उस व्यक्ति के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, उसने अपनी जीवनी में लिखा है, बायोग्राफी में लिखा कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पे ये चीज़ लिख दी जाए, मेरी कब्र के पत्थर पे ये लिखा भी जाए कि मैं जीवन भर गलती करता रहा और गलतियों से सीखता रहा। हाउ ब्यूटीफुल वर्ड्स। मैं जीवन भर गलतियां करता रहा और गलतियों से सीखता रहा। ये रिक्स के उद्गार है। तो इतना बड़ा विद्वान, ठीक, और गलती करना तो कोई बुरी बात नहीं है, गलती तो कोई भी करता है, लेकिन हम जैसे नादान लोग गलती को गलती मानते ही नहीं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो गलती को स्वीकार करते हैं और गलती से सीखते हैं। ये इसी कारण वो महान बन जाते हैं। तो रिक्स के बारे में परिचय। आप देखिए उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। रिक्स को इकोलॉजिकल अप्रोच का फादर भी कहते हैं, पारिस्थितिक दृष्टिकोण का, क्योंकि उन्होंने अपने विश्लेषणों में, अपने शोध कार्य में दो प्रविधियों का उपयोग किया है। पहला है आपका इकोलॉजिकल अप्रोच और दूसरा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है और इसे हम एनवायरमेंटल अप्रोच क्यों नहीं कहते? ठीक है, इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब है कि पारिस्थितिकी, ठीक है, एनवायरमेंट एक बड़ी संकल्पना है, इसके अंदर कई पारिस्थितिकी आएगी, जैसे वुडलैंड पारिस्थितिकी हो गई, तालाब की पारिस्थितिकी हो गई, है ना। किसी तालाब की पारिस्थितिकी को ले लो, किसी सुंदरबन डेल्टा की पारिस्थितिकी को ले लो, अमेजन बेसिन की पारिस्थितिकी को ले लीजिए। पारिस्थितिकी में एक फूड चेन तो होती है। सबसे बड़ा जो गुण होता है, जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग फीचर होता है इकोलॉजी का, वो होता है सिम्बायोसिस पैक्ट। सिम्बायोसिस पैक्ट यानी कि सहजीवी संबंध। पारिस्थितिकी में सहजीवी संबंध पाए जाते हैं, एक दूसरे पे अंतर निर्भरता के संबंध पाए जाते हैं। तो अंतर निर्भरता के जो संबंध है वो क्या है, इसको समझिए। जैसे लाइकेन और शैवाल है, इनमें क्या है, सिम्बायोसिस पैक्ट है, जीवन को सुलभ बनाने के लिए। तो जब रिक्स प्रिज्म समाजों का विश्लेषण कर रहा था, विकासशील देशों के प्रशासन का विश्लेषण कर रहा था, तो उसने कहा कि प्रशासन एक उपव्यवस्था है, ठीक, जो सामाजिक उपव्यवस्था के साथ अंतरक्रिया करता है। ठीक है, जिस तरह इकोलॉजी के कई घटक होते हैं, इसी तरह ठीक नेशनल इकोलॉजी के कई घटक होते हैं, पॉलिटिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट, एजुकेशनल कंपोनेंट। ठीक है, तो सोशल कंपोनेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट से इंटरेक्शन होता है और दोनों के बीच सिम्बायोसिस पैक्ट होता है, समाज और प्रशासन के बीच सहजीवी रिश्ता होता है। ठीक है, अब कैसे रिक्स कैसे कहना चाहते हैं कि सहजीवी रिश्ता होता है? आप देखिए ना कि अगर प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को बना के न रखे तो कहीं भी कोई भी बम ब्लास्ट हो जाए, कोई भी चाकू मार के चला जाए, गोली मार के चला जाए, जीवन क्या हो जाएगा? जीवन असंभव हो जाएगा असुरक्षा के कारण। तो प्रशासन ने हमें सुरक्षा दी और हमने बदले में कर दिया, टैक्स दिया। उसी टैक्स से प्रशासकों को क्या मिला? सैलरी मिली। उसी टैक्स से प्रशासकों को गाड़ी बंगला सब मिला। तो एक दूसरे पे अंतर निर्भरता, इसे सहजीविता कहते हैं और इसीलिए रिक्स के अप्रोच को इकोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं। दूसरी जो अप्रोच रिक्स की है उसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। बहुत इजी है और जिसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल का फॉर्मूला मेरे डायग्राम में है,
ये समझ में आ जाए तो उसके लिए रिक्स को समझना कठिन नहीं है। जैसे बहुत सारों ने फोबिया बनाया रहता कि रिक्स बहुत कठिन है, साइमन बहुत कठिन है। कठिन कोई विद्वान नहीं है, पॉवेट का बहुत ईजी है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। तो फंक्शन के मतलब वो कहता है कि एक तो था कार्य, हिंदी में कहेंगे अगर, एक होता है कार्य और एक होता है प्रकार्य। कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं। फुटबॉल को आप, ठीक है, सर से भी मार सकते हैं, पैर से भी ठीक है, किक मार सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। लेकिन लिखने का जो है प्रकार्य वो हाथ का है। चलने का जो प्रकार्य है वो चलना एक फंक्शन हो गया, तो वो अंग विशेषित है। प्रकार्य फंक्शन क्या होता है? ऑर्गन स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, उसको दूसरा ऑर्गन नहीं कर सकता। खाना पचाने का काम हार्ट नहीं कर सकता, ठीक है, या ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किडनी के अलावा कोई दूसरा अंग नहीं कर सकता। तो दिस वे फंक्शन इज ए ऑर्गन स्पेसिफिक एक्टिविटी। अंग विशेषित क्रिया को प्रकार्य कहते हैं। तो रिक्स ये कहता है कि कोई भी समाज हो विश्व का, उस समाज के जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए 5 प्रकार्य बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार्य कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संचार और सांकेतिक। तो अगर किसी भी देश में एक ही संरचना सब प्रकार्य करे तो उसको हम कृषि समाज गिनेंगे। और अगर हर कार्य के लिए, संचार के लिए अलग, ठीक है, सांकेतिक कार्यों के लिए अलग, सामाजिक कार्यों के लिए, आर्थिक कार्यों के लिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संरचनाएं आ जाएं तो क्या होगा? वो हम औद्योगिक समाज। तो समाजों पर, प्रशासन पर समाज के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए रिक्स ने पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का उपयोग किया, और विश्व समाजों का वर्गीकरण करने के लिए उसने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम मूलतः समाजशास्त्र से होते हुए एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र से होते लोक प्रशासन में आया है, ठीक। इससे पहले की चर्चा में मैंने बताया था कि तुलनात्मक लोक प्रशासनों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही थी कि अन्य समाज विज्ञानों के दरवाजे इसने लोक प्रशासन के लिए खोले, यानी कि अन्य विषयों की संकल्पनाएं इस विषय में आई थी तुलनात्मक अध्ययनों के कारण, तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण। तो ये जैसे समाज में सोशोलॉजिस्ट इसका उपयोग करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल का, कि समाज में जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, किनशिप एक इंस्टीट्यूशन है, इनके वेल डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको सोशोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से कि अगर समाज में 5 कार्य एक ही संरचना करे तो कृषि समाज, और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संरचनाएं हैं तो औद्योगिक समाज। ये उनकी शोध प्रविधि है। दोनों शोध प्रविधियों का उन्होंने अच्छे से उपयोग किया है। अब उनके मॉडल्स की चर्चा करता हूँ। जब वो विश्व समाजों का वर्गीकरण कर रहे थे तो 1956 में उन्होंने एक मॉडल दिया था, कृषि का औद्योगिका प्रतिमान, एगारिया इंडस्ट्रिया टाइपोलॉजी, ठीक है। तो एगारिया इंडस्ट्रियल टाइपोलॉजी में उन्होंने कृषि समाजों और औद्योगिक समाजों का वर्णन किया है। उन्होंने कृषि समाजों के लक्षण बताए और औद्योगिक समाजों के लक्षण बताए, ठीक है। कृषि समाजों के जो लक्षण बताए उन्होंने कहा, इन समाजों में एस्क्रिप्टिव, पर्टिकुलरिस्टिक एंड डिफ्यूज पैटर्न की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एस्क्रिप्टिव, पर्टिकुलरिस्टिक एंड डिफ्यूज पैटर्न, ठीक है। एस्क्रिप्टिव का, ठीक है, दूसरा जो विलोम शब्द है वो है यूनिवर्सलिस्टिक। कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं और कुछ जन्म प्रदत्त, ठीक है। तो जो कृषि समाज होते हैं इनमें जन्म प्रदत्त मूल्यों का बाहुल्य होता है, जो एक विशिष्टतावादी मूल्यों का बाहुल्य होता है, और जो एक छोटे से दायरे में डिफ्यूज यानी कि फैले हुए होते हैं। जन्म प्रदत्त, ठीक है। गांव में हमें आपको मिश्रा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, यादव जी का बेटा, जाटव जी का बेटा, इस नाम से जाना जाता है। आपकी पहचान कहां से जुड़ी है? जन्म से, एस्क्रिप्टिव, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे यहाँ पे कास्ट हायरार्की है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में जो कास्ट हायरार्की है वो दूसरी जगह में नहीं पाई जाएगी। एक पर्टिकुलर एरिया में वो कास्ट हायरार्की पाई जाती है, दूसरी एरिया में
ठीक है, जैसे कि अगर आप देखिए कि ठीक है, बहुत सारे यूपी में पाटीदार लोग कम पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में पाटीदार, ठीक है, इसी तरह यूपी में रेड्डी नहीं पाए जाएंगे, लेकिन वहाँ आंध्रा में रेड्डी लोग पाए जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर दायरे में वो बात सत्य होती है। तो जन्म प्रदत्त और एक सीमित क्षेत्र में फैले हुए पर्टिकुलरिस्टिक विशिष्टतावादी, ठीक है, विशिष्टतावादी। ये विशिष्टतावादी चीज आप कहाँ देखेंगे? मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं या जो मैट्रिमोनियल क्लासिफाइड्स आते हैं अखबारों में, आप देखिए रामगढ़ या सिख, लड़की चाहिए रामगढ़ या सिख ही होनी चाहिए, ठीक है, या अग्रवाल बिस्सा ही लड़की होनी चाहिए, ठीक है, या ब्राह्मण लड़की ही होनी चाहिए। पर्टिकुलरिस्टिक है कि पर्टिकुलर कास्ट में, पर्टिकुलर रीजन में हमें काम करना है, ठीक है। उसमें भी आगे जाकर के ये हॉरोस्कोप मैच भी होना चाहिए, 36 गुण भी मिलने चाहिए एंड सो, ठीक है। लेकिन इसके ठीक विपरीत औद्योगिक समाज जो है उनके बारे में रिक्स कहता है यहाँ पे यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज, ठीक है, यूनिवर्सलिस्टिक स्पेसिफिक अचीवमेंट ओरिएंटेड मूल्य होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सलिस्टिक जो सार्वभौमिक है, ठीक है, और अचीवमेंट जो मूल्यों, अमेरिका में या किसी औद्योगिक समाज में या बड़े शहरों में हमारी पहचान हमारे काम से होती है, अचीवमेंट से होती है कि भाई वो बहुत जाना माना सर्जन है, डॉक्टर साहब, वो बहुत जाना माना आर्किटेक्चर है, ठीक है। वहाँ आपको कोई ये नहीं कहता कि हाँ ये ठीक है ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, नहीं, वहाँ आपके काम के कारण ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। वहाँ उसको ये नहीं, वो मानेंगे हाँ भाई यूनिवर्सल वैल्यू है, मैरिज मेल फीमेल एसोसिएशन, ऐसे क्या फर्क पड़ता कि लड़की क्या है और लड़का किस कास्ट का, वो यूनिवर्सल है। इट इज ए मैरिज इज ए मेल फीमेल एसोसिएशन, दैट इज सफिशिएंट, उससे ज़्यादा वो नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन हम जो कृषि समाजों के लोग हैं हमारे यहाँ पे इस प्रकार की जो मैंने अभी बताया स्क्रिप्टिव पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज का बाहुल्य होता है। दूसरा कि स्टेबल लोकल ग्रुप्स एंड लिमिटेड स्पैटियल मोबिलिटी, की इन कृषि समाजों में स्थानीय समूह होते हैं और क्षेत्रीय जो गतिशीलता होती है वो बहुत सीमित होती है। क्यों? स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि कृषि में सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड लेबर पाया जाता है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? कृषि क्षेत्र में। 10 भी उतने ही काम कर लेंगे, अगर 100 होंगे तो वो भी उस काम में लिख जाएंगे, ठीक है। कोई खेत में धान काट रहा है तो कोई जो है मांड रहा है, तो कोई छांट रहा है, कोई कुछ नहीं तो कोई बैलों को, कोई जो है आपके दीवार गिर गई है, खेत की मुंडेर गिर गई, उसी के पत्थर ठीक कर रहा है। तो चूंकि कृषि में जितने हाथ उतना काम मिल जाता है, इसलिए एक तो मोबिलिटी कम, और दूसरा क्योंकि कृषि समाज है, कृषि समाजों में यातायात के साधन तो विकसित होंगे नहीं, है, इसलिए लोग कम क्या करते थे, मोबिलिटी बहुत कम थी। अभी तो सड़कें बनी है, ट्रेन बनी है, ठीक है। पहले आप देखिए हमारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, सराय, ठीक है, बेर सराय, जिया सराय, ठीक है, मुगल सराय। ये सराय क्या है? दीज आर नाइट हॉल्ट्स, ठीक है, कि यहाँ पे चलेगा, सुबह पौ फटते समय निकल आएगा, ठीक है, वहां से और आज उस सराय तक जाकर पहुंचेंगे। या तो चट्टी मिलती है, ब्यास चट्टी, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, यानी कि उस स्थान पे रुकने की व्यवस्था है। आज पौ फटते ही चल पड़ेंगे और पहुंचते रात शाम होते होते हम उस चट्टी तक पहुंच जाएंगे, रात को वहां विश्राम करके फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो इतनी लंबी श्रम साध्य यात्रा कौन करेगा? जब बहुत जरूरी होगा तो निकलेंगे, ठीक है। तो इन समाजों में अपेक्षाकृत सीमित गतिशीलता होती है, क्योंकि यातायात के साधन तो विकसित होते नहीं। कृषि में छिपी बेरोजगारी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा आप देखें कि सिंपल एंड स्टेबल ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, की स्टेबल ऑक्यूपेशन, स्थायी व्यवसाय प्रतिमान होते हैं, ठीक है। लोहार का बेटा लोहारी करने लग जाता है, ठीक है, सुनार का बेटा सुनारी करने लग जाता है, लाला का बेटा लाला बन जाता है, पंडित का बेटा पंडिताई करने लग जाता है। स्टेबल ऑक्यूपेशंस हैं इन समाजों में, ठीक है, स्थायी, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, ठीक है। रंगरेज हैं, जयपुर में कई रंगरेज कहेंगे जी हम तो 16 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। दिल्ली के दरीबा में चले जाए जी 16 सालों से हम तो सुनारी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? दैट इज स्टेबल ऑक्यूपेशन पैटर्न, ठीक। लेकिन उसकी ठीक विपरीत क्या है कि एक तो वहाँ हाई डिग्री सोशल मोबिलिटी होती है, कहाँ पे? औद्योगिक समाजों में। दूसरा वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशंस, ठीक है। वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशंस और अनडेवलप्ड ऑक्यूपेशंस में क्या? वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशंस उनको कहते हैं जिनके रूल्स एंड सिस्टम्स विकसित होते हैं, ठीक है।
ये डॉक्टरी एक ऑक्यूपेशन है, वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशन है, क्योंकि डॉक्टरी की सब ब्रांचों का क्या हो, लिटरेचर डेवलप्ड होता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग का सब कुछ कि भाई क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, क्या करा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो हमारे यहाँ पे कृषि समाज में ऑक्यूपेशन है, वो बाबा से पापा के पास आए बात, पापा से बेटे के पास पहुंची बात, इस तरह से ये नॉलेज का ट्रांसफर होता है। लेकिन वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशन में बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड होती है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो विज्ञान है वो विकसित होता है। देन डिफरेंशियल स्ट्रैटिफिकेशन इन सिस्टम इन द सोसाइटी से इन स्तरीकरण पाया जाता है, अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गया, जाति व्यवस्था, स्तर है, ठीक है। भारत में केवल हिंदुओं में ही जाति व्यवस्था नहीं है, लगभग सब में ही है। मुसलमान भाइयों में भी 4 प्रकार की जाति व्यवस्था, 4 प्रकार की जातियाँ, असंख्य जातियाँ हैं, ठीक है। अब सिख भाइयों में भी, ठीक है, सिख, जाट, गुजर और दलित सिखों की भी संकल्पना है, यानी कि स्तरीकरण है, छोटे बड़े का है। जो रामगढ़िया सिख हैं वो दूसरों से शादी नहीं करना चाहते, जो अग्रवाल बिस्सा हैं अग्रवाल बिस्साओं के साथ करना चाहते हैं रिश्ते हैं। तो ये क्या है, ये दृढ़ एक स्तरीकरण व्यवस्था है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता है, और वो एक रिजिड है। लेकिन यहाँ पे क्या है औद्योगिक समाजों में कि वहाँ पे तो ठीक है, हमारा समाज वर्ग आधारित होता है, और वहाँ पे वर्ग, वहाँ पे क्या होता है, क्लास, ठीक है। कृषि समाज कास्ट बेस्ड होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं वो क्लास बेस्ड, ठीक है। क्लास क्या है, चेंजेबल है, कास्ट तो कास्ट बनी रहती है, बाप दादा के जमाने से कास्ट आ रही है। लेकिन कोई गरीब था, लेकिन उसका बेटा ठीक है बहुत बड़ा अच्छा बन गया। एलन मस्क के पिताजी के बारे में आप जानेंगे तो किस तरह से वो साउथ अफ्रीका से अपना कनाडा पहुंचे, और कनाडा से किस तरह अमेरिका पहुंचे अपनी माँ के साथ, किस तरह से स्ट्रगल करते हुए, ठीक है। वो एक साधारण पिता से जो कि बहुत साधारण थे, वो आज क्या है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गए, सेकंड थर्ड रिचेस्ट पर्सन। तो वर्ग उनका, ठीक है, तो पहले वो स्कूल टाइम पे, ठीक है, फटे जूते कपड़े पहनते रहे होंगे, लेकिन आज उनके पास वर्ल्ड की टिप है, टॉप मोस्ट लग्जरीज है। बहुत सारे साधारण से लोग क्या है, अथा संपदा, मतलब आज जो नीचे की क्लास में है वो आफ्टर प्रोग्रेस विद इन 2 to 5 to 10 ईयर क्या पहुंच जाते हैं, हाई क्लास में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो मोबिलिटी है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे इतनी मोबिलिटी नहीं होती कृषि समाजों में। ये मॉडल इनका पहला मॉडल था। और जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र पे पत्थर पे लिखा देना कि मैं जीवन भर गलती करता रहा और उन गलतियों से सीखता रहा, क्योंकि वास्तव में वो गलतियों से सीखते रहे। जब उन्होंने ये दुध्र्य प्रतिमान दिया, बाइपोलर मॉडल दिया कि विश्व के एक और कृषि समाज है, दूसरी ओर औद्योगिक समाज है, तो फिर आलोचना ये हुई कि कोई भी कृषि समाज रातों रात औद्योगिक समाज कैसे बन जाएगा, ठीक है। कृषि समाज एकदम से औद्योगिक समाज कैसे बन जाएगा, जन्म लेके सीधे वो जवान कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी एक सेकंड कैटेगरी, सेकंड मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम था एगारिया, ट्रांजिशिया और इंडस्ट्रिया, ठीक है। कृषि का संक्रमणकालीन और औद्योगिक समाज। फिर उस मॉडल को अगले मॉडल में उन्होंने और वेल डिफाइंड किया, और इसके लिए उन्होंने प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत का उपयोग किया कि जिस तरह हमें एक सफेद श्वेत प्रकाश की किरण दिखती है, लेकिन जब वही सफेद श्वेत प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि उस सफेद श्वेत किरण में 7 रंग छिपे हुए होते हैं। इसी तरह से जो कृषि समाज हैं, उन कृषि समाजों में एक संरचना में 5 प्रकार छिपे होते हैं। और जब वो समाज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 10, 20, 15 दशक बाद, ठीक है, 100 साल बाद, तो वो धीरे धीरे प्रिज्म समाजों में आते हैं, और प्रिज्म समाजों से धीरे धीरे फिर वो क्या होते हैं कि आपके औद्योगिक समाज में आते हैं। वो कहते हैं कि विवर्तित समाज श्रेष्ठ समाज है, और हर विश्व के हर समाज का उद्देश्य विवर्तित समाज का या विवर्तित स्तर को प्राप्त करना, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक डायग्राम देखा होगा, वो डायग्राम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर है कि ये देखिए S, F1, F2, F3, F4, F5, ठीक है। S फॉर स्ट्रक्चर, F फॉर, ठीक है, इकोनॉमिक फंक्शन, सोशल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड सिंबॉलिक फंक्शन। यहाँ पे कृषि समाज में एक ही संरचना ये सब कार्य कर रही है, ठीक है। जब शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी धीरे धीरे जब विकास होता है तो कृषि समाज फिर किस में आ जाते हैं,
संपार्श्व समाजों में या संक्रमणकालीन समाजों में, संपार्श्व या संक्रमणकालीन समाज उसे कहते हैं जो कृषि मूल्यों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और जिनमें 80% तो कृषि मूल्य बने हैं लेकिन 20% तक उनमें औद्योगिक मूल्य या ठीक है धीरे धीरे वो कृषि मूल्य कम होते चले जाएंगे और औद्योगिक मूल्य ठीक है। 1950 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था आप और आज कितना है वो देख ले आप लीजिए। जब जहां जितना जीडीपी में जितना ज्यादा कृषि का योगदान होगा उतना ही वो कृषि का समाज ठीक है। लेकिन धीरे धीरे किसका योगदान बढ़ता चला जाता है, पहले उद्योग का बढ़ा, सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा, कृषि कम होता जा रहा, उतना ही हम कहाँ की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विवर्तित समाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं ठीक है। लेकिन अभी हम कहाँ प्रिज्म समाज, प्रिज्म समाज में ठीक है कोएग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, एग्रारियन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस ठीक है। तो S1 S2 कुछ स्ट्रक्चर आ जाते हैं लेकिन उनके कामों में क्या होता है मतलब ओवरलैपिंग होती है, F1 F2 F3 F4 ठीक है। कुछ ही संरचनाएं क्या कर रही होती हैं आपके पांचों पर कार्य कर रही होती हैं ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संचार, सांकेतिक कुछ संरचनाएं आएंगे S1 S2 क्या स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 वो पांचों फंक्शन। लेकिन जब हम उच्च अवस्था में चले आएंगे विवर्तित अवस्था में तो S1 F1 S2 F2 S3 F4 S3 F3 S4 F4 और S5 F5 ठीक है। एक संरचना एक प्रकार है ठीक है। कृषि समाज में एक संरचना सब प्रकारी, प्रिज्म समाज में या ट्रांजिशनल सोसाइटी में कुछ संरचनाएं सब प्रकार और विवर्तित या औद्योगिक समाजों में एक संरचना एक प्रकार है। तो रिक्स फिर लौट आइए, रिक्स ने यह कहा कि हर समाज की उत्तरजीविता के लिए 5 प्रकार जरूरी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संचार, सांकेतिक। अगर पांचों काम एक ही संरचना करे, कृषि समाज, कृषि समाजों में एक संरचना कौन है, परिवार है। अब देखिए परिवार के अंदर ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संचार, सांकेतिक काम होते हैं ठीक है। सबसे पहले सामाजिक काम, सामाजिक काम क्या है कि भाई देखिए रिश्ते वगैरह करने का काम देख लीजिए कि जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे लड़के के लिए लड़की देखने का काम मामी करेगी, मौसी करेगी, चाची करेगी, ताई करेगी, हाँ फलाने की लड़की है अच्छी है और जन्म पत्री मंगवा लो और ठीक है। लेकिन जब हम विवर्तित समाज में जाएंगे तो ये जो काम है इसके लिए अलग मैट्रिमोनियल एजेंसीज होंगे, शादी.com वगैरह वगैरह ठीक है। स्पेशलाइज्ड इस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड संरचना वहाँ पे पाई जाएगी और हमारे यहाँ पे परिवार के लोग ही इसको कर रहे होंगे। आर्थिक है ठीक है कि भाई बेटा बिजनेस करने जा रहा है तो अपने चाचा से कुछ पैसे ले लेगा, कुछ मामा से थोड़ा बहुत ले लेगा, मामा मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, कुछ अपने जो है ससुराल वालों से भी थोड़ा बहुत ले लेगा ठीक है। और बहन के पास भी जाएगा कि बहन थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, दुकान बनानी है वो ठीक है। तो सबसे थोड़ा बहुत ले करके उसने क्या कर दिया, यानी कि आर्थिक कार्य भी परिवार के अंदर ही संपादित हो गया ठीक है। और उसके वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहां पे उसके लिए बैंकिंग सिस्टम होगा औद्योगिक समाज में। आप देखिए हमारे यहाँ पे शादी में सुगुन की प्रथा है, शगुन देते हैं ना, कोई भी आता है लड़की की ठीक है। विशेषकर जो परिवार के सदस्य हुआ करते थे पहले, आज से 10-20 साल पहले, 15 साल पहले, तो उसमें ये होता था कि लड़की की शादी है तो बटा रहता कि ताऊ जी उसको जेवर दे देंगे, उसका मामा उसको बेड दे देगा, फर्नीचर दे देगा ठीक है। रेसिप्रोकल होता था, जब दूसरे की जब मामा की लड़की की शादी होगी तो ये लोग भी देंगे। परिवार के अंदर ही से क्या होते थे कि 10 हाथ उठते थे तो एक काम होता था। फिर जो समाज के लोग थे, आसपास के भाई बिरादरी के लोग थे, वो भी कुछ ना कुछ क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। भाई एक बड़ा काम है, क्योंकि उस समय तक बैंक तो थे ही नहीं। आजकल तो क्या है, आप शहरों में ठीक है तो आप बैंकों में जाइए, बैंक कहेंगे शादी है, हाँ जिंदगी में एक ही बार तो नहीं है, ये लो पर्सनल लोन, किस कंपनी में काम करते हो, कंपनी की सिलप दे दो ठीक है। ये 5 तुम कहोगे 5 लाख, ओके नहीं तो 5 लाख क्यों ले रहा, 15 लाख ले ठीक है, भरता रहे अगला 10-12 साल तक ब्याज ठीक। तो वो आपको आज कहाँ से मिल रहा है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। लेकिन एग्रीकल्चर सोसाइटीज में वो इकोनॉमिक फंक्शन भी कहाँ हो रहा है, फैमिली के अंदर। राजनीतिक, भाई राजनीतिक काम तो अमूमन नहीं होते थे, लेकिन जो ठीक है एक पिता के 2-3 बेटे हुए ठीक है, एक बेटा तो उसी गांव में रह गया, लेकिन कुछ खाली थोड़ा दूर जंगल के पास खाली जमीन थी, वहां पे 2 भाई वहां बस गए ठीक है। फिर 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 कुनबा हो गया, लेकिन दादा भी बचा हुआ है ठीक है। यानी कि दादाजी की क्या चलती है, राजनीति चलती है कि वही मुखिया के रूप में डिसीजन लेते हैं कि कहाँ क्या रिश्ता होगा, कहाँ किसको बेचा जाएगा, क्या खरीदा जाएगा ठीक है। तो राजनीतिक काम का या अगर आपस में विवाद हो जाए तो वही निपटान कर देते थे
भाइयों में विवाद हो जाए संपत्ति को लेकर या कोई और हो जाए विवाद, तो वो सब हल ले, ठीक है। क्योंकि ये कृषि समाजों के बारे में आपको सोचना है जो आज से, ठीक है, 57-50 में जो पाए जाते थे, अभी कुछ हमारे भारतीय ग्रामीण परिवेश में तो अभी भी ऐसी कुछ बातें पाई जाती। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संचारात्मक, ठीक है। संचारात्मक ये होता था कि भाई, संचारात्मक जो ये होता था कि संचार, ठीक है, वो भी परिवार के अंदर होता था। कि आज देखिए कि जब किसी की शादी होने वाली होती थी, बेटे की शादी है, बड़े भाई की शादी है, तो छोटा भाई सब जगह संचार भेज के पहुंचाता था, संचार पहुंचाता था, लड्डू और गुड़ या मिठाई पहुंचाता था कि बुआ के घर जाना है, मामी के घर जाना, चाची के घर जाना, यहाँ तक कि पड़ोस या गांव के सभी परिवारों तक भी, ठीक है, शगुन भेजा जाता था कि भाई हमारे यहाँ से बारात सुबह चलेगी और कल सुबह भाई का जो है मंगल स्नान है, इतने बजे सब लोग आना, ठीक है। परिवार के लोग ही क्या कर रहे थे, संचार। लेकिन अब क्या, अब तो कार्ड छपता है तो कार्ड भेज दिया, लेकिन पहले कार्ड नहीं थे और अब कार्ड भी पुराना हो गया, ठीक है। अब तो बहुत बढ़िया PDF फाइल बनाई और व्हाट्सएप पे और सेंड टू ऑल, ठीक है कि नहीं। अब व्हाट्सएप क्या है, तो वो आप संचार का काम कर रहा है। लेकिन पहले क्या करते थे, परिवार के सदस्य ही करते थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संचार, सांकेतिक। सांकेतिक क्या था कि हर परिवार का अपना कुल देवता, ठीक है, उसको उनका संकेत होता था, ठीक है, उनकी जातीय एकता का संकेत होता था। जैसे कुछ कहते थे कि हम सूर्यवंशी हैं तो सूर्य पूजा, कुछ कहेंगे चंद्रवंशी, चंद्र पूजा, ठीक है, कुछ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, ठीक है, नागवंशी लोग जो हैं वो अपने हाथ में नाग खुदवा लेते थे, ठीक है। अगर, ठीक है, कुंभ के मेले में कहीं खो गए तो बाद में कहीं देखा कि उसके हाथ में भी नाग, इसके हाथ में भी नाग, वो मिल जाते थे। हिंदी फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता था। तो वो नाग देवता, नागवंशी है, नाग, ठीक है। तो जो उनका टोटम, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी में टोटम, ठीक है। इसे ML दरखान साहब ने क्या कहा, टोटम पे बहुत अच्छा काम है उनका, तो उसे टोटम कहते हैं सोशियोलॉजी में, ठीक है। वो उस पशु को मारते, और मॉडर्न टाइम में अभी मैं पढ़ रहा था कि सलमान खान ने जिस ब्लैक बक को मारा है, हमारे विष्णुई समाज के लोग उसका मंदिर वगैरह, स्मारक वगैरह बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर प्रायश्चित करना चाहे सलमान खान तो उसको, उस स्मारक को बनाने के लिए कुछ पैसा वैसा दे सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो वो ब्लैक बक क्या है उनका, वो संकेत है उनकी सामुदायिक एकता का, कम्युनिटी यूनिटी का, ठीक है कि नहीं। अब आज के समाजों में उसकी जगह क्या आ गया, जो टोटम, कृषि समाजों में जो काम टोटम करता था उनकी एकता का, ठीक है, आज वही काम क्या करता है, हमारा राष्ट्रध्वज करता है। राष्ट्रध्वज के नीचे सब एक हो जाते हैं, हम सब भागते हैं, ठीक है। कि जो ओलंपिक गेम की ओपनिंग सेरेमनी होती है, अरे हाँ आ गया इंडिया का कंटिजेंट आ गया, ठीक है, वो तिरंगा फहराते हुए आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या, एक अलग मंत्रालय, गृह मंत्रालय राष्ट्रध्वज की संहिता का पालन करवाता है, ठीक है। तो इस तरह धीरे संरचना क्या है, बढ़ती, अलग अलग संरचनाएं जब विकसित होती चली जाती हैं तो औद्योगिक समाज की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। वो ये कहता है कि इन 5 समाजों को, इन 5 कार्यों, लेकिन वही कि कृषि समाज एकदम से क्या नहीं बनता, औद्योगिक समाज नहीं बनता। और किसी भी तरह से समझ लीजिए, इसको इवोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, कि जैसे माँ के गर्भ में पहले भ्रूण बनता है, 2 महीने बाद उसका हार्ट बनता है, ठीक है, अभी धीरे 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 9 महीने तक आ जाते, सारे अंग विकसित हो जाते हैं उसके, देखने के लिए अलग अंग है, सुनने के लिए अलग अंग, खाने के लिए अलग अंग, ठीक है। लेकिन उस भ्रूण में ही तो सब संलयित थे, ह्यूज सोसाइटी इज लाइक दैट। उस भ्रूण में ही क्या थे, वो सारे अंग छिपे हुए थे, लेकिन समय आने पर वो अंग विकसित हुए। ऐसे ही ठीक वो सारे प्रकार कृषि समाजों में एक ही संरचना में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब विकास की ओर ये समाज बढ़ते हैं तो हर कार्य के लिए अलग अलग संरचना आती जाती है। जैसे और आर्थिक संरचना, आर्थिक कार्यों के लिए धीरे धीरे कृषि समाजों में बैंक आ गए, लेकिन विशुद्ध बैंकिंग व्यवसाय वो नहीं करते हैं। बैंक के साथ वो होम लोन, ऑटो लोन देने के साथ साथ क्या भी देते हैं, फ्री एग्रीकल्चर लोन भी देते हैं, कल्याण भी करते हैं। तो ये अति व्यापन जैसी, ठीक है। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था, कृषि या औद्योगिक समाजों का विश्लेषण नहीं था। बाद के वर्षों में रिक्स का पूरा जो ध्यान था वो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में आ गया, और उसने सारा विश्लेषण प्रिज्म समाजों का किया। उसने कहा प्रिज्म समाजों में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके जो वैल्यूज है वो भी पढ़ लीजिए एक बार, कि ह्यूज सोसाइटीज, वन स्ट्रक्चर ऑल फंक्शन, एस्क्रिप्टिव, वही जन्म प्रदत्त मूल्य, ठीक है, पर्टिकुलरिस्टिक, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले मूल्य,
फंक्शनल डिफ्यूजन, ठीक है, कि फंक्शनल यानी कि फंक्शनल डिफ्यूजन यानी कि जो कार्य हैं वो मिले हुए हैं। जैसे कार्य, ठीक है, जो कार्य हैं वो प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं है। क्या है उनमें कि कार्य जाति से जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, कि ये पर्टिकुलर काम है, ठीक है, ये लोग ये सुनार समुदाय के लोग हैं तो सोने का काम इनको ही करना, ठीक है, या बनिया समुदाय के लोग हैं तो इनको बिजनेस इनको ही करना है, ठीक है, और ये ब्राह्मण जाति के तो पूजा पाठ इनको ही करना है। ये क्या है, ये प्रोफेशनल फंक्शनली डिफ्यूजन है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि सोशल स्ट्रक्चर से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे अचीवमेंट है। अमेरिका में क्या है, व्यक्ति यहाँ पे जन्म के कारण उसकी पहचान है, यहाँ अचीवमेंट के कारण उसकी पहचान है। यहाँ पर्टिकुलरिस्टिक है, यहाँ यूनिवर्सलिज्म है। यहाँ पे पर्टिकुलर है कि भाई मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर कास्ट में ही जाति करना, ठीक है, और एक पर्टिकुलर समुदाय में ही शादी। यहाँ यूनिवर्सलिज्म है कि भाई मेल फीमेल एसोसिएशन है, कहीं भी शादी है उसमें कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनली डिफ्यूज है, जाति से कार्य जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिक फंक्शन है, बहुत ही ज़्यादा विशेषज्ञता होती है। इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता, डॉक्टरी का काम, ठीक है, इंजीनियर नहीं कर सकता। इस तरह से वहाँ पे क्या है। लेकिन जो प्रिज्मा समाज है, एक और कृषि समाज है, कृषि समाज में मछुआरे का बेटा मच्छी पकड़ने का ही काम करेगा, वो आईएएस बनने की नहीं सोचेगा, ठीक है, या वो डॉक्टर बनने की नहीं सोचेगा। सुबह बाप दादा के टाइम से मछुआरा था, कृषि समाज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आईएएस बनने की सोचेगा वो, ठीक है, अगर डिफ्रेक्टेड सोसा अमेरिका में तो आईएएस बन के रहेगा। वहाँ देखिए इतना, मतलब आप देखेंगे वो इतने अचीवमेंट ओरिएंटेड है कि आपने ब्लेड रनर के बारे में सुना होगा कि उसके पैर नहीं थे फिर भी वो ओलंपिक में दौड़ता है। वो कई उनके पैर वैर नहीं होंगे फिर वो एवरेस्ट फतेह करने का अगर उन्होंने एम बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दे, तो वो चढ़ के रहेंगे एवरेस्ट को, विजय फतेह करके रहेंगे एवरेस्ट में। उनमें इतना ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। कृषि समाज में जो बाप दादा क्या काम चला आ रहा वही करना है। यहाँ अगर अचीवमेंट करने तो करके रहना है। और यहाँ अटेनमेंट है हमारी सोसाइटी में। लड़का अगर आईएएस की तैयारी लेके चलता है और अगर वो पीसेस भी बन लेता है, अटेनमेंट यानी कि जो मिल गया, अटेन जो मिल गया वो संतोष है, ठीक है, संतोषम परमानंदम, ठीक है, जो ले करके वो आईएएस टॉप करने का टारगेट लेके चला था, पीसेस टॉप हो गया तो कहता है अटेनमेंट बहुत है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये संतोष, ठीक है, अटेनमेंट जो प्राप्त हो जाए, ठीक है, प्रदत्त मूल्य, ठीक है, उपलब्धि मूल्य, अधिक प्राप्त मूल्य, ठीक है। पर्टिकुलरिज्म, यहाँ सेलेक्टिविज्म है। सेलेक्टिविज्म में हम आगे भी बढ़ेंगे कि हम परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिविज्म, ठीक है, चयनात्मकता, चयनात्मक मूल्य, ठीक है कि नहीं। हम अपने घर गांव में है तो अपने माँ बापों के साथ अपनी यहाँ की स्थानीय बोली बोल लेते हैं, ठीक है, जो जहाँ का है, ठीक है, ब्रज का है तो ठीक है ब्रज की भाषा बोल रहा है, ठीक है, उधर गोरखपुर साइड, बनारस साइड तो भोजपुरी बोल रहा है। वो जहाँ पे माँ बापों के साथ है तो भोजपुरी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर है दोस्तों के साथ तो हिंदी बोल रहा, और किसी और हाई प्रोफाइल जगह पे अंग्रेजी बोलना तो सेलेक्टिविज्म है। सेलेक्ट करता है वो व्यक्ति कि मैं कहाँ पे कैसे व्यवहार करूँ, ठीक है। यहाँ पे वो गाँव की भाषा ही बोलेगा, वो गांव में जो बोली जाती है वो सबके साथ वही बोलेगा। अगर वो गांव का रहने वाला है, ठीक है, गौंड भाषा बोलता है तो वो अपने परिवार में भी गौंड बोलेगा। कहीं बाहर कहीं गया हुआ है मेले वगैरह में, वहाँ पे भी गौंड बोलेगा। कोई दूसरा उसको मिल जाए दूसरी पर तो गौंड भाषा ही बोलेगा, उसमें कहीं सेलेक्टिविज्म नहीं है। और जो अंग्रेज है अमेरिका का, वो बाथरूम में भी, ठीक है, नहाते धोते भी, खाते पीते भी, बाहर भी भीतर भी अंग्रेजी ही बोलेगा। लेकिन हमारे प्रिज्म समाजों में क्या होता है, चयनात्मकता, चयन करता है, ठीक है नहीं। तो चयनात्मकता क्या है ये। और यहाँ पे फंक्शनली डिफ्यूज है, ठीक है, कि भाई जाति और काम। यहाँ पे क्या पॉलीफंक्शनलिज्म है। पॉलीफंक्शनलिज्म कि एक मतलब कई काम करता है एक ही आदमी, ठीक है, मतलब आपका वो पॉलीफंक्शनलिज्म है कि पॉलीफंक्शनलिज्म आप देखिए कि भाई आप जो है जैसे एक ढाबा है, थोड़ी देर के, बहुत ज़्यादा मतलब एक लोकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि फंक्शनल डिफ्यूजन का मतलब ढाबा कहीं पे सड़क पे, तो ढाबा मालिक क्या है, खुद ही रोटी बना रहा, खुद ही खाना सर्व कर रहा, खुद ही पैसे काट रहा, ठीक है, मैनेजर का काम भी, ठीक है, कुक का काम भी, वेटर का काम भी एक ही व्यक्ति कर रहा, ठीक है। ये थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का है पॉलीफंक्शनलिज्म, ठीक है। पॉलीफंक्शनल वाला रेस्टोरेंट वाला क्या है
थोड़ा सा उसका ठीक ठाक है, टेबल टूबल सब ठीक है, सही जगह पर उसकी दुकान भी है, लेकिन क्या है कि उसका कुक तो है, रोटी बनाने वाले तंदूर पे तो रखा हुआ उसने, लेकिन कई बार क्या है लड़का भी रखा हुआ है, लेकिन जब भीड़ बढ़ गई तो खुद भी क्या करने लग जाता है, खाना सर्व करने लग जाता है, ठीक है, और पैसे भी काटता रहता है। पॉलीफंक्शनलिज्म का उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये तो 5 स्टार है। फंक्शनल स्पेसिफिसिटी क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो तो क्या 5 स्टार होटल है, ठीक है। वहाँ तो हर चीज़ के लिए अलग है, आपका दरवाजा खोलने के लिए भी अलग है, तो मेन्यू का कार्ड लाने वाला भी अलग है, तो वाटर सर्व, समझ रहे हो। तो वो औद्योगिक समाज है, वो क्या है वहाँ पे क्या है फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है। वहाँ पे गार्ड की जगह वेटर खड़ा हो जाएगा, तो उस पर वो नहीं, वेटर की जगह ही होगा, गार्ड की जगह होगा। वेटर आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जिसका जो काम वही करेगा। तो इससे बहुत ही अच्छा इसका विश्लेषण है रिक्स का। और अगले उसमें मैं आपको वो कहता है कि विषमांगता, अतिव्यापन और औपचारिकता, ये इनकी विशेष लक्षण है। तो क्या है इन लक्षणों का मतलब, वो मैं आपको बाजार कैंटीन मॉडल और प्रिज्मेटिक सोसाइटीज रिविजिटेड अगले मॉडल में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।